हेलो स्टूडेंट्स, पाचन सुधरा कि नहीं सुधरा, परिसंचरण सुधरा कि नहीं सुधरा, या अभी वही गड़बड़ चल रही है। और श्वसन एनर्जी प्रोडक्शन अपन पढ़ने शुरू किया था। श्वसन तंत्र, श्वसन में अपन ने बताया था कि श्वसन का मतलब क्या है भी, ऊर्जा का उत्पादन। ऊर्जा का उत्पादन होता है कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। तो श्वसन में ऊर्जा उत्पादन के लिए कच्चा पदार्थ रॉ मटेरियल बताएंगे तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज जिसे अपन कहते हैं फ्यूल ऑफ सेल, कोशिका का ईंधन, जिसको जलाने के लिए ऑक्सीजन, और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब हमारे कोशिकाओं में ग्लूकोज तो रुधिर लेके जाता है पाचन तंत्र आरनाल से, भोजन के पाचन के बाद में, और ऑक्सीजन को लेकर जाता है फेफड़ों से। तो ग्लूकोज आरनाल वाला तो अपन ने पढ़ लिया था। फेफड़ों की क्रियाविधि अपन ने डिस्कस की कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। पहली चीज तो ये कि फेफड़े हमारे बॉडी के ऐसे ऑर्गन हैं जिनकी मसल्स काम नहीं करती है, या फेफड़ों में मसल्स का कोई काम नहीं है। वहाँ फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना स्पंज की तरह है, स्पंज नुमा है फेफड़े। स्पंज जैसे अपन स्पंज होता है ना, दबाव लगते ही सिकुड़ जाएगा, दबाव हटते ही फैल जाएगा, वही सेम फेफड़ों की स्थिति होती है। फेफड़ों की क्रियाविधि में अपन ने बताया कि एक तो फ्रेनिक मसल्स जो कि डायफ्राम की होती हैं, और एक बताई अपन ने इंट्राकोस्टल मसल्स, अंतरापरसुक पेशियां जो कि पसलियों को मूवमेंट कराती हैं। उसके अनुसार फेफड़ों पे दबाव कम या ज़्यादा होता है और श्वास क्रिया हो पाती है। और उसके बाद में अब जो अपन आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, श्वास क्रिया जो अपन ने बताई, उसके बाद में श्वसन को अपन ने दो तरह से बोला था। बाह्य श्वसन, वो तो अपन ने बताया श्वास क्रिया, ब्रीथिंग प्रोसेस, फेफड़ों की क्रियाविधि। दूसरा बोलते हैं कोशिकीय श्वसन, कोशिका में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एनर्जी प्रोडक्शन। और ये प्रोसेस जो होता है ना, वो एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी का निर्माण कैसे हो रहा है, वो कोशिकीय श्वसन अपन बोलते हैं। तो अभी जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन, ये जो प्रोसेस है वो है कोशिकीय श्वसन। तो इसको बोला जाता है कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन। और ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको समझने के लिए एक बार मैं, क्योंकि ये काम कोशिका में हो रहा है, तो कोशिका के डायग्राम से रिलेटेड इसको करके बता रहा हूँ, केवल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ये कोशिका, और कोशिका में ऊर्जा उत्पादन से संबंधित जो अंग होता है वो होता है भाई माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस अपन जो बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली पर इसमें अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं, और ये जो अंगुलीनुमा उभार होते हैं ना, इनको बोला जाता है क्रिस्टी। क्रिस्टी है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक इकाई। ये क्रिस्टी यानी ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस जो बोला जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें ये अंगुलीनुमा जो उभार हैं, इनको नाम दिया जाता है क्रिस्टी। क्रिस्टी जो कि बोली जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक इकाई। स्ट्रक्चरल यूनिट माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक इकाई। और एक इन्हीं क्रिस्टी के ऊपर अंगुलीनुमा नहीं, सूक्ष्म कणों के जो उभार पाए जाते हैं, ये इस तरह से, इनको नाम दिया जाता है ऑक्सीसोम। क्या लिखा है मैंने? ऑक्सीसोम। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की होती है क्रियात्मक इकाई।
तो एक तो लिखा मैंने संरचनात्मक इकाई और एक लिखा मैंने क्रियात्मक इकाई। देखो ये चीज़ मैं यहाँ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि कोशिका में एनर्जी प्रोडक्शन से संबंधित जो है मेन वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अंगुलीनुमा उभार जो है उनको बोलते हैं क्रिस्टी, संरचनात्मक इकाई, और इन पे सूक्ष्म कण जो होते हैं सैवरंत व्रंत युक्त कण, वो कण होते हैं ऑक्सीसोम या F1 कण भी इनको कहा जाता है। ऑक्सीसोम या F1 कण इनको बोलते हैं। अब ये कोशिका में भरा हुआ, इसको नाम दिया जाता है कोशिका द्रव्य। ये बोलते हैं अपन कोशिका द्रव्य, जो कोशिका में भरा होता है। अब अपन ने पढ़ा था रुधिर जब धमनियों के द्वारा बॉडी ऑर्गन में जाता है, उसी के द्वारा ऑक्सीजन ग्लूकोज फिर लसिका, केशिका से लसिका, लसिका से फिर कोशिका में जाता है। तो जैसे यहाँ पर रुधिर के द्वारा ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये लसिका के माध्यम से कोशिका में प्रवेश करते हैं। ऑक्सीजन ग्लूकोज ये हर कोशिकाओं में पहुंच रहे हैं। यहाँ आने के बाद में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है कोशिका द्रव्य के अंदर, ये जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में आकर ये ग्लूकोज यहाँ कोशिका द्रव्य में आकर कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल, ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। ग्लूकोज कोशिका में आएगा, यहाँ आकर ग्लूकोज 2 पायरुविक अम्ल अणु में टूटता है। मैंने बोला है टूटना। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ग्लाइकोलाइसिस। तो एनर्जी प्रोडक्शन में कोशिका में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पादन में पहला प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम। और जैसा नाम आ रहा है लाइसिस, लाइसिस शब्द का मतलब होता है टूटना। ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में आकर पायरुविक अम्ल में टूटता है। ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है वो किस में हुआ? कोशिका द्रव्य में। कहाँ पर हुआ भाई? कोशिका द्रव्य में। तो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रम है वो किस में हो रहा है? वो हो रहा है कोशिका द्रव्य में। वो कोशिका द्रव्य में हो रहा है। अब इसके बाद में नंबर 2, ये जो प्रोसेस बताया मैंने ग्लाइकोलाइसिस नाम क्यों दिया गया? ग्लूकोज का टूटना, अपघटन। इस दौरान ये जो ऑक्सीजन आई है ना, ये ऑक्सीजन कोई यूज नहीं होती। ऑक्सीजन इस प्रोसेस में काम नहीं आती। तो ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में बदलना या ग्लूकोज के एक अणु का 2 पायरुविक अम्ल में टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ये प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। इसको बताने वाले साइंटिस्ट 3 थे, एमडेन, मेयरहाफ और पार्नास। इसलिए इसको शॉर्ट में ईएमपी चक्र भी कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस को दूसरा नाम देते हैं ईएमपी। एमरडेन, मेयरहाफ और पार्नास 3 साइंटिस्ट थे, इनका वर्णन करने वाले उस आधार पे नाम देते हैं। इस दौरान ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती, तो ये अनोक्सी प्रक्रम है। ऑक्सीजन काम नहीं आई तो कैसा प्रक्रम हुआ? अनोक्सी, अनारोबिक अनोक्सी प्रक्रम हुआ। और इस दौरान जब ये प्रोसेस होता है ना, उसमें एटीपी अणु खर्च भी होते हैं और एटीपी अणु का निर्माण भी होता है। ग्लाइकोलाइसिस चक्र में प्रत्यक्ष रूप से 2 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से प्रत्यक्ष रूप से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? 2। किस प्रोसेस में? ग्लाइकोलाइसिस में। ये तो सारा प्रोसेस किस में हुआ? कोशिका द्रव्य में। अब ये जो पायरुविक अम्ल है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा। तो अगला जो प्रोसेस होगा वो कहां पर होगा? एनर्जी प्रोडक्शन का अगला प्रोसेस होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस होता है एनर्जी प्रोडक्शन का अगला प्रोसेस, उसको नाम दिया जाता है क्रेब्स चक्र, मैन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का प्रोडक्शन स्टेप बाय स्टेप होता है, 3-4 स्टेप में। यहाँ मैंने लिखा है क्रेब्स चक्र, ये साइंटिस्ट का नाम था। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी के प्रोडक्शन को बताने के लिए वैज्ञानिक हेनरी क्रेब ने इसका वर्णन किया था, उसके आधार पर नाम इसको दिया जाता है क्रेब्स चक्र। पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो पायरुविक अम्ल से ही सीधा क्रेब्स चक्र प्रारंभ नहीं होता। पायरुविक अम्ल यहाँ जाकर कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट बदलना, रूपांतरित होना एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, और फिर क्रेब्स चक्र प्रारंभ होता है।
तो अगली जो स्टेप है क्रेब्स चक्र, वो किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसमें ऑक्सीजन यूज होती है, इसमें ऑक्सीजन काम आती है। तो ऑक्सीजन किस में काम आई? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रेब्स चक्र में। इसका मतलब ये प्रक्रम कैसा है? ऑक्सी है। तो ग्लाइकोलाइसिस कैसा प्रक्रम हुआ? अनॉक्सी। और क्रेब्स चक्र कैसा प्रक्रम हुआ? ऑक्सी प्रक्रम। तो कोशिका में एनर्जी का प्रोडक्शन 2 स्टेप में हुआ। वापस से बता रहा हूं, हमारी प्रत्येक कोशिका, एक कोशिका ली अपन ने, ग्लूकोज ऑक्सीजन रुधिर के द्वारा यहाँ आते हैं, दोनों कोशिका द्रव्य में पहुंचे। यहाँ आने के बाद में सबसे पहले ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में टूटता है। ये प्रोसेस जो होता है उस दौरान ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती, और इसमें ग्लूकोज का अणु 2 पायरुविक अम्ल अणु में टूटता है। इस दौरान प्रत्यक्ष रूप से 2 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं, और इसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं हुई, इसलिए ये अनॉक्सी प्रक्रम है। उसके बाद में तो हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं जहां कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वहां इसी से ऊर्जा बनती है, अनॉक्सी से। जैसे एक तो मस्तिष्क की कोशिकाएं, न्यूरॉन सेल। एक बात करें अपन अपने रेटिना, आंख में जो रेटिना है उसकी कोशिकाएं, त्वचा में कुछ, तो अपनी त्वचा की कुछ कोशिकाओं में, और एक हमारी आरबीसी में अपन ने पढ़ा था केंद्रक नहीं होता, ऐसे आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। इनमें एनर्जी का सोर्स ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम ही है। पायरुविक अम्ल, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में टूटना ग्लाइकोलाइसिस चक्र ये कम संपन्न होता है कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट स्टेप जो होती है क्रेब्स चक्र, वो किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और यहाँ स्टेप बाय स्टेप इससे ऊर्जा बनती है। इस दौरान ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है, तो क्रेब्स चक्र होता है ऑक्सी प्रक्रम। और क्रेब्स चक्र में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टेप बाय स्टेप एनर्जी जो बनती है, तो टोटल 36 एटीपी अणु का निर्माण होता है। टोटल कितने एटीपी अणु का निर्माण? 36 एटीपी अणु का निर्माण ये होता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इस प्रकार से ये जो कोशिका में एनर्जी का प्रोडक्शन है वो चलता है। अब इसमें देखो अपन ने बताया मेन 2 स्टेप, एक तो ग्लाइकोलाइसिस और एक क्रेब्स चक्र। तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं ग्लाइकोलाइसिस चक्र, और एक तरफ लिख रहा हूं मैं क्रेब्स चक्र। ठीक है, एक तरफ ग्लाइकोलाइसिस चक्र और एक तरफ क्रेब्स चक्र। अब देखो इसमें सबसे पहली चीज तो ये कि ये कहां संपन्न हो रहा है भाई? कोशिका द्रव्य में संपन्न। और बताओ ये कहां संपन्न हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न। फिर इसमें क्या हुआ भाई? एक ग्लूकोज अणु का दो पायरुविक अम्ल में टूटना, 2 पायरुविक अम्ल अणु में टूटना, और यहां पर ग्लूकोज अणु का 2 पायरुविक अम्ल अणु में टूटना। मैंने बताया था कि पायरुविक अम्ल से सीधा क्रेब्स चक्र प्रारंभ नहीं होता। पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एसिटाइल कोएंजाइम ए में रूपांतरित होता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए के एसिटाइल कोएंजाइम ए का ऑक्सीकरण। तो यहां ऑक्सीजन प्रयुक्त हुई, इसमें एक ग्लूकोज अणु का 2 पायरुविक अम्ल अणु में टूटना। यहां पर O2 प्रयुक्त नहीं होती, O2 प्रयुक्त नहीं, इसलिए इसको नाम दिया जाएगा
अनोक्सी प्रक्रम, जबकि यहां O2 प्रयुक्त होती है। O2 प्रयुक्त होती है, इसलिए इसे बोला जाएगा ऑक्सी प्रक्रम। ऑक्सी प्रक्रम, ये अनोक्सी प्रक्रम और ये ऑक्सी प्रक्रम। उसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती इसलिए अनोक्सी, इसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त है इसलिए ऑक्सी। नंबर 4, अब यहां पर ने बताया ये कोशिका द्रव्य में संपन्न हो रहा है, ग्लूकोज के एक अणु से 2 पारगम्यता अणु में टूट रहे हैं, 2 ऑक्सीजन इसमें प्रयुक्त नहीं हो रही, इसमें एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीकरण होता है, O2 इसमें प्रयुक्त होती है। और इसमें अगर आपसे पूछेगा अंतिम उत्पाद, ग्लाइकोलाइसिस चक्र का अंतिम उत्पाद, तो आप नाम क्या बताओगे? पायरुविक अम्ल। क्योंकि भाई यहाँ तो ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में तो टूटा ना, तो ये इसका प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट ये बना इसमें तो कि ग्लूकोज पायरुविक अम्ल अणु में टूट गया। और अगर यहां पूछेगा अंतिम उत्पाद कि क्रेब्स चक्र का अंतिम उत्पाद, तब आएगा CO2 और जल। CO2 और जल, ये किसका भाई? क्रेब्स चक्र का अंतिम उत्पाद CO2 और जल। उसके बाद में नंबर 5, इसमें प्रत्यक्ष रूप से 2 ATP अणु की प्राप्ति, प्रत्यक्ष रूप से 2 ATP अणु की प्राप्ति। और इसमें आएगा समस्त प्रक्रम में 36 ATP अणु की प्राप्ति, 36 ATP अणु की प्राप्ति, वो इसमें आएगा। तो इस तरह से ये जो दोनों प्रोसेस होती हैं, ध्यान देना इसमें, जो अपन ने बताया कि हमारे कोशिकाओं में जो श्वसन होता है उसमें एनर्जी का प्रोडक्शन 2 स्टेप में होता है, एक तो ग्लाइकोलाइसिस और एक क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में हो रहा है, क्रेब्स चक्र कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का एक अणु 2 पायरुविक अम्ल अणु में टूटता है, यहाँ एसिटो कोएंजाइम A का ऑक्सीकरण होता है, इसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती इसलिए अनोक्सी, इसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है इसलिए ऑक्सी। अंतिम उत्पाद इसमें तो पायरुविक अम्ल और इसमें लास्ट प्रोडक्ट ये बनते हैं CO2 और जल। प्रत्यक्ष रूप से 2 ATP अणु की प्राप्ति, समस्त प्रक्रम में 36 ATP अणु की प्राप्ति। ये हुआ ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र, कोशिका में एनर्जी का प्रोडक्शन। अब ध्यान देना इधर एक बार, ये जो चीज मैंने बताई है, ये जो भी मैंने बताई, और ये मैंने आपको यहाँ से समझाया डायग्राम से कि कोशिका में किस प्रकार से हो रहा है, कोशिका में एनर्जी का प्रोडक्शन। अभी जो मैंने बताया है, क्योंकि अपन मानव तंत्रों की संरचना पढ़ रहे हैं और ये जो फेफड़ों की क्रियाविधि पढ़ाई, जो मेन था अपने फेफड़ों की संरचना बताना, उसमें फेफड़े कैसे काम कर रहे हैं, उसके साथ में कोशिका में एनर्जी का प्रोडक्शन मैंने एक तरह से कहें कि परिचय के रूप में सामान्य रूप से बताया जनरल कंप्यूटर के हिसाब से। ये वीडियो रीट वाले बच्चे भी देख रहे होंगे, पटवार वाले भी देख रहे होंगे, तो ध्यान देना रीट वाले बच्चे, पटवार वालों को तो यही तैयार करना है। रीट वाले बच्चे, ये जो प्रोसेस है ATP अणु का निर्माण जो मैंने बताया, ग्लाइकोलाइसिस और फिर क्रेब्स चक्र में ATP अणु का निर्माण जो अपन ने लिखवाया ना, ये प्रक्रम, ये अपन ATP का अणु का निर्माण, जैसे टोटल 38 ATP अणु बन रहे हैं, तो वो किस प्रकार से निर्मित हो रहे हैं वो अपन स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे आगे। अभी केवल अपन क्योंकि तंत्रों की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं, जब अपन कोशिकीय श्वसन को आगे वापस लेंगे कोशिका पढ़ने के बाद में, तब ये चीज और आगे डिस्कस हो जाएगी आपके लिए। तो ये न समझे कि भाई इतना ही इसमें इतना ही क्यों लिखवाया गया है। रीट वाले स्टूडेंट ध्यान रखना, पटवार को ये नोट करना है इसी प्रकार से। तो अब ये बताओ, इसमें ये चीज समझाओ कि ग्लूकोज के एक अणु से टोटल कितने ATP अणु की प्राप्ति हुई, तो आप कितने बताओगे? 38 हो गए। ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP अणु की प्राप्ति हुई भी? 38 ATP अणु की प्राप्ति हुई। 2 और 36 बताया अपन ने, तो 38 ATP अणु की प्राप्ति होती है ग्लूकोज के एक अणु से। तो वो चीज अपन यहाँ लिख रहे हैं नोट करके। ग्लूकोज के
एक अणु से कुल 38 ATP की प्राप्ति होती है। 38 ATP की प्राप्ति होती है, जिसमें 2 बताया अपन ने प्रत्यक्ष रूप से ग्लाइकोलाइसिस में, और 36 ATP अणु अपन ने बताया किसमें भाई, क्रेब्स चक्र में। इस तरह से अपन ने बताया। अब यहाँ पर ये जो नाम आया कि अपने ऊर्जा जो बन रही है कोशिका में ATP के रूप में बन रही है, तो ये ATP क्या है? ATP इसे बोला जाता है सजीवों की कोशिकाओं, क्योंकि सजीव की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है भाई? कोशिका। कोशिकाओं की ऊर्जा इकाई, एनर्जी यूनिट, या मुद्रा भी बोल देते हैं। सजीवों की कोशिकाओं की ऊर्जा इकाई बोलते हैं ATP को। अब ATP, बोर्ड पे ध्यान देना, ATP यहाँ A से मतलब है एडिनोसिन, T से मतलब है ट्राई-3, और P से मतलब है फॉस्फेट। तो पूरा नाम बन गया ATP का एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये नाम बन गया। यानी ATP में यहाँ जो मैंने A नाम लिखा है एडिनोसिन, ये एमिनोमल है। अपन ने पहले चैप्टर में पढ़ा था पोषण में कि प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? एमिनोमल से। एक प्रोटीन अणु 20 प्रकार के एमिनोमल से मिलकर बनता है। एडिनोसिन भी यहाँ पर एक एमिनोमल है, ध्यान रखना। ये ATP प्रोटीन ही बोलेंगे अपन। तो एडिनोसिन एमिनोमल है जिसपे 3 फॉस्फेट की बॉन्ड बनती है। ट्राई का मतलब 3, फॉस्फेट बॉन्ड बनती है। तो जैसे अपन ये मान लें कि ये एडिनोसिन हो गया और ये 3 फॉस्फेट बॉन्ड हो गई इसके ऊपर, तो ये बन गया एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ऐसे बता रहा हूँ, ये एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो अपन ने वहां दिखाया है ATP, ये एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट हो गया। यानी एडिनोसिन एमिनोमल पर 3 फॉस्फेट बॉन्ड बनती हैं। ये जो फॉस्फेट बॉन्ड बनती है ना, यही ऊर्जा का संचय है, एनर्जी का संचय है। अब जब हमारे शरीर में ऊर्जा खर्च होती है तो ये जो फॉस्फेट बॉन्ड के रूप में ऊर्जा संचित हुई है ना, ये ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। वो तब प्राप्त होगी जब ये फॉस्फेट बॉन्ड टूटेंगी। तो जब एक बॉन्ड टूटेगी, यानी जब अपने शरीर में ऊर्जा खर्च हो रही है, तो ऊर्जा खर्च होने के दौरान क्या होगा? फॉस्फेट बॉन्ड टूटी, जैसे एक टूटी तो फिर 2 रह गई भाई। एक फॉस्फेट बॉन्ड, अगर एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटी तो कितनी बॉन्ड रह गई? 2 रह गई। तो वो हो गया D यानी डाई, और डाई का मतलब 2। 3 बॉन्ड से कितनी रह गई? 2 रह गई। और जो फॉस्फेट बॉन्ड टूटी वो अपने को ऊर्जा की प्राप्ति हुई। और जब अपन भोजन लेते हैं, भोजन का वापस अपनी कोशिकाओं में ऑक्सीकरण होगा, तो ये वापस से ADP से ATP बनेगा। ये है ऊर्जा निर्माण। वो तो है, ये प्रोसेस तो अपन बता रहे हैं ATP से ADP ऊर्जा खर्च होने के दौरान, और ADP से ATP ऊर्जा का निर्माण। तो अपन ने अभी जो पढ़ाया ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स चक्र में, उसमें जितने भी केमिकल स्टेप होती हैं, रासायनिक पद जो होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें ADP ATP में कन्वर्ट होता है, फॉस्फेट बॉन्ड के द्वारा ऊर्जा का संचय होता है। और जब अपन ऊर्जा खर्च कर रहे होते हैं तब ATP से ADP बनता है, ये स्थिति चलती है। तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ऊर्जा खर्च हुई तो ADP बना। अब इसी चीज को मैं अगर इस तरह से लिखूं, अपन ने कहा कि ऊर्जा खर्च हो रही है, तो ATP कन्वर्ट हुआ ADP, और अगर एक बॉन्ड और टूटे तो AMP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, डाईफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। भाई यहां जो T है वो तो हो गया ट्राई यानी 3, D हो गया डाई यानी 2, और M हो गया मोनो मीन 1। यानी ये बॉन्ड और टूट गई तो एक ही रहेगी, और अगर ये एक भी हट जाए तो केवल क्या रह गया? फिर एडिनोसिन रह गया। फिर केवल क्या बचा अपने पास में? एडिनोसिन। तो फॉस्फेट बॉन्ड जो टूट रही है वही ऊर्जा की प्राप्ति है।
इसी में अपने को ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना, कोशिकाओं में ऊर्जा की इकाई पूछेगा, सजीव में तो क्या बताओगे, एटीपी बताएंगे। एटीपी का निर्माण अपन जब होता है तो एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होता है, और ऊर्जा खर्च होती है तब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है। ये सामान्य प्रोसेस जो अपन ने बताया। अब एक एटीपी से एडीपी बनने के दौरान मुक्त ऊर्जा, अगर पूछा जाए जब एडीपी एटीपी एटीपी में कन्वर्ट होता है, जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 7.4 किलो कैलोरी। तो एक एटीपी यानी एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटी तो कितनी ऊर्जा की प्राप्ति हुई, 7.4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति हुई। तो ये अपन ने बताया कोशिका में ऊर्जा का निर्माण, दो प्रोसेस बताए, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र। उसके बाद में अपन ने बताया एटीपी जो ऊर्जा की इकाई है वो प्रोसेस कैसे चल रहा है। तो ये कोशिका में एनर्जी का प्रोडक्शन, वापस से ध्यान दे लेना जो रीट वाले बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि अपन ने अभी तंत्रों की जानकारी ले रहे हैं। तो एनर्जी का प्रोडक्शन कोशिका में जो ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स चक्र है, इसमें जो टोटल 38 एटीपी अपन बता रहे हैं वो अलग अलग रूप में किस तरह से काउंट होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे आगे। उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जो वीडियो, क्योंकि और बच्चे भी ये देख रहे हैं जनरल कंपटीशन में, तो ये ध्यान रखना, ये अपने को यहाँ तक याद करना है। इसके बाद में आगे जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, अगला जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं अपन, अभी जो बताया अपन ने ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के बारे में बात कर ली है। अभी अपन ने श्वसन को अपन ने बताया दो प्रकार से, एक बताया ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस और एक क्रेब्स चक्र प्रोसेस। एक ऐसे ही श्वसन के प्रकार में अपन बोलते हैं, एक तो नाम देते हैं वायवीय श्वसन और एक नाम देते हैं अवायवीय श्वसन, एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय और अवायवीय श्वसन। और जैसा नाम से आ रहा है, वायवीय श्वसन है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में, और अवायवीय श्वसन है ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। वो दो प्रकार से बोलते हैं। तो वायवीय श्वसन हो गया ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में, तो ऑक्सीजन की जो पर्याप्त मात्रा में होगा वो वायवीय श्वसन होगा। और अवायवीय श्वसन हो गया ऑक्सीजन की कमी या की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, वो हुआ कौन सा भी, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें क्योंकि कार्बनिक पदार्थ का पूर्ण दहन होता है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है, तो अत्यधिक ऊर्जा की प्राप्ति, अत्यधिक ऊर्जा की प्राप्ति। और इसमें आएगा न्यून ऊर्जा की प्राप्ति। तो इससे ये भी सीधा सीधा क्लियर हो गया कि जो छोटे जीव है ना, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, फंगी, कवक वगैरह, इनमें सूक्ष्म जीवों में ऊर्जा का सोर्स है अवायवीय श्वसन। ठीक है, अवायवीय श्वसन जहाँ न्यून ऊर्जा की प्राप्ति चाहिए। और बड़े जो जीव हैं, विकसित जीव, उनमें सब में कौन सा होता है भाई, वायवीय श्वसन। तो अभी अपने शरीर में जो अभी अपन ने डिस्कस किया वो श्वसन कौन सा है भाई, अभी जो अपन ने स्टेप बताई थी ना वो वायवीय श्वसन है। तो वायवीय श्वसन दो स्टेप बताए अपन ने, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र। तो ध्यान रखना, पादप और जंतु कोशिका, पादप और जंतुओं की सभी कोशिकाओं में वायवीय श्वसन ही पाया जाता है, चाहे वो पादप और जंतु। और सेम प्रकार से एनर्जी प्रोडक्शन है, पादप और जंतुओं की कोशिका में एनर्जी प्रोडक्शन में एटीपी निर्माण में कोई डिफरेंस नहीं है, समान रूप से रहता है। हाँ,
ये जरूरी है कि हमारी सभी कोशिकाओं में वायवीय हो रहा है। जैसे अभी अपन ने बताया कि हम, जैसे अपन एक कई बार एक क्वेश्चन पढ़ते हो आप कि लगातार शारीरिक श्रम से मांसपेशियों में थकान का कारण क्या है। तो वो लगातार काम कर रहे हैं तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो फिर अवायवीय श्वसन शुरू हो जाएगा। अवायवीय श्वसन शुरू होता है तो फिर उसमें एसिड प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल प्रोड्यूस होता है, उसके जमाव से थकान महसूस होती है, ये रहता है उसमें। तो हमारे शरीर में वैसे सामान्य, हमारे शरीर की कोशिकाओं में वैसे सामान्य रूप से वायवीय श्वसन ही एनर्जी प्रोडक्शन है, लेकिन कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन भी है। और तो बड़े सभी पादप और जंतुओं में वायवीय श्वसन, और सूक्ष्म जीवों में कौन सा पाया जा रहा है अभी, अवायवीय श्वसन। अब वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद जो बनता है, लास्ट प्रोडक्ट, तो बताओ क्या बनाया था अपन ने लास्ट में, CO2 और जल। जब क्रेब्स चक्कर पूरा हो गया था, CO2 और जल ये प्रोडक्ट होते हैं। और इसमें अंतिम उत्पाद, तो अवायवीय श्वसन में जो लास्ट प्रोडक्ट है ना, तो CO2 तो इसमें भी बनती है, CO2 तो इसमें भी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन साथ में इसमें जल के बजाय या तो बनता है अम्ल या बनता है अल्कोहल, या अल्कोहल बनता है, अम्ल या अल्कोहल का निर्माण होता है अवायवीय श्वसन में। या ग्लूकोज अंतिम रूप से किस में टूटेगा, CO2 और जल में। लास्ट प्रोडक्ट यहाँ पर आता है, CO2 तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन साथ में अम्ल या अल्कोहल ये बनते हैं। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल में अगर अपन लें तो इसमें आ जाएंगे समस्त पादप और जंतु, वो इसमें आएंगे। और इसके एग्जाम्पल की बात करें, अवायवीय श्वसन के एग्जाम्पल की, तो इसमें जो नाम आएंगे वो आएंगे सूक्ष्म जीव, जिसमें खास तौर से बैक्टीरिया और कवक। बैक्टीरिया और कवक वो कौन सा श्वसन कर रहे हैं अभी, अवायवीय श्वसन कर रहे हैं, वो इसमें आएगा। तो ये अपन जो दो तरह से बोलते हैं, एक तो बोलते हैं वायवीय श्वसन और एक बोला जाता है अवायवीय श्वसन, जो अपन ने बताया। इसी में देखो वायवीय और अवायवीय श्वसन जो बताया अपन ने, एक पॉइंट अवायवीय श्वसन में अपन एक चीज पढ़ते हैं, किण्वन, फर्मेंटेशन। तो जो किण्वन है ना, फर्मेंटेशन, ये कौन सा श्वसन है भाई, अवायवीय श्वसन है। फर्मेंटेशन कौन सा श्वसन है, अवायवीय। और किण्वन के बारे में बताया था लुई पास्चर ने। फर्मेंटेशन के बारे में बताया था लुई पास्चर ने। तो बैक्टीरिया और कवक द्वारा किण्वन क्रिया जो होती है, खाद्य पदार्थों को सड़ाना, सीधा सीधा अपन बोल सकते हैं, वो किण्वन प्रोसेस है। ये अवायवीय श्वसन है, लुई पास्चर ने इसके बारे में बताया था। और इसी किण्वन के द्वारा अपन बहुत सारे प्रोडक्ट अपने लिए तैयार करते हैं। तो किण्वन से प्राप्त उत्पाद की अगर बात करें, देखो वर्तमान में जो मेन उद्योग है ना, वो सारे इसी पे आधारित हैं, किण्वन प्रोसेस पे। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ डेयरी प्रोडक्ट, दूध से जो उत्पाद तैयार करते हैं हम। डेयरी प्रोडक्ट में देखो दूध, दही, मक्खन, पनीर, श्रीखंड, ये जितना भी डेयरी प्रोडक्ट है, ये सब किण्वन प्रोसेस द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा दूध से तैयार किया जाता है। दूसरा बेकरी उत्पाद, बेकरी प्रोडक्ट। बेकरी उत्पाद की अगर बात करें, अब बेकरी उत्पाद में देखो ब्रेड आ गया, इसी प्रकार से तुम्हारे जो बर्गर है, पिज्जा, तो बहुत चलता है ना आजकल, ये तो ज़्यादा खाया जा रहा है अभी, क्यों, टेस्टी ज़्यादा है। बर्गर, पिज्जा,
और ये जो बेकरी इसी प्रकार से केक जो बनाते हैं आदि, ये बेकरी प्रोडक्ट भी किण्वन से तैयार किया जाता है। नंबर 3, शराब व बियर का निर्माण। काम की चीज तो अभी आई है कि सर है, ये तो सिखाई दोगे, और नहीं तो ये तो सीखें कम से कम। शराब और बियर का निर्माण, क्योंकि अल्कोहल है ये। अभी अपन ने बताया था वायु श्वसन में अम्ल और अल्कोहल ही तो बनते हैं। जैसे दो डेयरी प्रोडक्ट इकट्ठे बने सारा अम्ल हो गया, ये अल्कोहल है। शराब और बियर का निर्माण। और माल्टोज जो शर्करा होती है ना, माल्टोज, या सुक्रोज, जैसे ये पाई जाती है किसमें, गन्ना। या माल्टोज जो अपन ले लें, जैसे बियर वाला बता देता हूं मैं, जो माल्टोज है ना, माल्टोज अपन बोलते हैं खाद्यान्न, खासतौर से जो बोलते हैं अपन, जो बाजरा गेहूं वगैरह माल्टोज शर्करा है। और एक एंजाइम होता है जाइमेज, जाइमेज एंजाइम। ये जाइमेज एंजाइम माल्टोज शर्करा को कन्वर्ट करता है एथेनॉल में। अब अल्कोहल कौन सा होता है, सामान्य शराब में जो अल्कोहल वो एथेनॉल ही होता है। तो ये जो जाइमेज एंजाइम जो है ये किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, कवक के द्वारा। इसके द्वारा शर्करा, ये शराब बनाई जा रही है, एथेनॉल शराब या बियर जो बना रहे हैं अपन, ये जो प्राप्त कर रहे हैं ये, इस स्थिति में तो शराब और बियर का निर्माण वो भी कौन सा प्रोसेस है भाई, किण्वनी है, वो भी ये प्रोडक्ट है। इसके बाद में और जो अगर जब बता रहे हैं अपन, बायोगैस सुना है नाम, बायो या गोबर गैस, बायोगैस गोबर गैस है। और ये कौन सी गैस होती है भाई, इसमें मुख्य घटक होता है इसमें मेथेन गैस, मेथेन गैस। बायोगैस जो गोबर गैस है उसका निर्माण भी देखे अपन, जो जितना भी जंतुओं का मलमूत्र जो अपशिष्ट है सारा गोबर वगैरह वो गड्ढे में इकट्ठा किया जाता है, बैक्टीरिया द्वारा उसका किण्वन होता है, उससे जो गैस बनती है, तो वो जो बन रही है गोबर गैस, वो भी किण्वन प्रोसेस है। इसी प्रकार से एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का उत्पादन अपन ने जब पोषण वाला तंत्र, इसमें एक बार मैंने चर्चा की थी, दो वर्ड, एक तो एंटीसेप्टिक और एक एंटीबायोटिक। एंटीसेप्टिक है इन्फेक्शन रोकना, एंटीबायोटिक है इन्फेक्शन को समाप्त करना। एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीव द्वारा ही प्राप्त होती है और एक सूक्ष्म जीव द्वारा दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोका जाता है, इसी पे आधारित है एंटीबायोटिक। एक सूक्ष्म जीव द्वारा दूसरे प्रकार के सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोका जाता है, इसी पे एंटीबायोटिक बनाई जाती है। तो एंटीबायोटिक जो है प्रोसेस बना रहे हैं बैक्टीरिया और कवक द्वारा, वो भी क्या है, किण्वन प्रोसेस है, एंटीबायोटिक का उत्पादन। तो इसी में एक पॉइंट ध्यान रखना, यही मैं एक पॉइंट नोट करवा रहा हूं। प्रथम एंटीबायोटिक बताओ, किसी को नाम ध्यान हो तो, प्रथम एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन। और इससे का निर्माणकर्ता, प्रथम एंटीबायोटिक का निर्माण करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इसका निर्माण जो किया गया पेनिसिलियम नोटेटम कवक, इस प्रजाति के कवक से। तो उस आधार पर इसका नाम पेनिसिलिन पड़ा। तो ध्यान रखना, प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन का निर्माणकर्ता कौन था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलियम नोटेटम कवक से इसको प्राप्त किया गया था, उस आधार पे नाम दिया गया। तो अभी जो अपन ने बताया है एनर्जी का प्रोडक्शन और
उसके बाद में डिस्कस किया मैंने वायवीय और अवायवीय श्वसन कि वायवीय श्वसन जो होता है, देखो वापस से बता रहा हूं इसमें, वायवीय और अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में वायवीय, ऑक्सीजन की कमी अनुपस्थिति में अवायवीय, अत्यधिक ऊर्जा की प्राप्ति, न्यून ऊर्जा की प्राप्ति, अंतिम प्रोडक्ट इसमें ये पादप जंतु कोशिकाओं में वायवीय होता है और सूक्ष्म जीव में अवायवीय होता है। इसी अवायवीय से संबंधित अपन ने बताया किण्वन, किण्वन से प्राप्त प्रोडक्ट अपन ने बताए, कुछ एग्जाम्पल इसमें लिए। इसी में एक पॉइंट यहां नोट करा रहा हूं मैं कि लगातार शारीरिक श्रम से मांसपेशियों में थकान का कारण, लगातार शारीरिक श्रम से मांसपेशियों में थकान का कारण, तो अपन क्या बताएंगे भी, अवायवीय श्वसन से लैक्टिक अम्ल का बनना, अवायवीय श्वसन से लैक्टिक अम्ल का बनना, तो हमारी मांसपेशियों के थकान का कारण है लैक्टिक अम्ल का निर्माण। आज अपन ने हार्ट पढ़ा था, अपन ने बताया कि हमारा हार्ट बॉडी का ऐसा ऑर्गेन है जो लाइफ टाइम बिना रुके थके लगातार काम करता है। तो हार्ट में ऐसा क्या है कि उसकी मांसपेशियां थकती नहीं है, बताओ। उसमें दो चीजें हैं, देखो एक तो अपन ने बताया था कि हमारे हार्ट में चलता है लयबद्ध संकुचन नियमित अंतराल पे, तो मसल्स को एक रिलैक्सेशन मिलता है, अंतराल रहता है ना, तो उसमें आराम मिल रहा है उनको। दूसरा, मायोग्लोबिन जो पाया जाता है हार्ट की मसल्स में, वो O2 अणुओं को संग्रहित करके रखता है। मायोग्लोबिन प्रोटीन होता है, वो O2 अणुओं का संग्रह करके रखता है ताकि ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाए जरूरत के समय। तो उस पॉइंट को भी अपन यहाँ पर नोट कर लेंगे, इसी तरह से नोट करके लिखेंगे। कार्डियक मसल्स में मायोग्लोबिन प्रोटीन O2 अणुओं का क्या करता है भी, संग्रह करता है, O2 अणुओं का संग्रह करता है, जिससे अवायवीय श्वसन नहीं हो पाता। और मांसपेशियां थकती नहीं है। तो ये जो मायोग्लोबिन है ना, ये ऑक्सीजन अणुओं का स्टोरेज करके रखता है और उसकी वजह से थकान नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीजें जो अपन ने पढ़ी, वो पढ़ी भाई किससे संबंधित है, और एनर्जी प्रोडक्शन से संबंधित। इसी में जो मैं जोड़ रहा हूं, श्वसन संबंधी विकार, श्वसन संबंधी विकार। इसमें देखो, या रोग जो अपन बोलते हैं श्वसन संबंधी विकार में, सबसे पहला मैं बता रहा हूं एम्फाइसेमा, जिसको बोला जाता है वातस्फीति। एम्फाइसेमा ये है भाई लगातार धूम्रपान से फेफड़ों की सूजन। अगर व्यक्ति लंबे समय तक धूम्रपान में रहता है तो फिर उसमें वायु कूपिकाओं के पट विघटित हो जाते हैं और फेफड़े का साइज बढ़ जाता है, फेफड़ों में सूजन आती है, उसको नाम दिया जाता है वातस्फीति या एम्फाइसेमा। अब इसका इलाज तो संभव नहीं है, बस इतना है कि अगर धूम्रपान को रोककर और वायु प्रदूषण से बचकर और श्वास क्रिया को अपन व्यायाम के द्वारा नियमित करके इसमें थोड़ा सा समय आराम से गुजार सकते हैं। तो धूम्रपान से हट जाएंगे तो वापस से फेफड़े अपनी साइज में धीरे धीरे आने लग जाते हैं, लेकिन अगर ये स्थायी रूप से हो जाता है तो फिर वो स्थिति रहती है।
तो पहला वर्ड बताया मैंने एम्फाइसेमा वातस्फीति। दूसरा मैं बता रहा हूं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जिसे बोलते हैं श्वसनी शोथ। शोथ होता है सूजन, श्वसनी शोथ, ब्रोंकाइटिस। और ब्रोंकाइटिस है वही धूम्रपान व वायु प्रदूषण से श्वसनियों में सूजन, श्वसनियों में सूजन, उसको बोला जाता है ब्रोंकाइटिस, श्वसनी शोथ। ये शब्द बार बार आते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, ये सब का सब है प्रभावित अंग की सूजन। समझ रहे हो? ब्रोंकाइटिस श्वसनी शोथ, हेपेटाइटिस यकृत शोथ, लीवर की सूजन, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क शोथ, दिमाग की झिल्ली, मस्तिष्क झिल्लियों की सूजन। ये वर्ड इस तरह से आते हैं। तो ब्रोंकाइटिस श्वसनी शोथ है धूम्रपान व वायु प्रदूषण से श्वसनियों में सूजन। नंबर 3 अस्थमा। अस्थमा या सामान्य भाषा में अपन बोलते हैं दमा। तो ये है भाई एलर्जेटिक कणों, जो अपन बोलते हैं विदेशज कण। विदेशज कणों एलर्जेटिक, विदेशज कणों से श्वसनियों में संक्रमण। तो विदेशज कण से श्वसनियों में जो एलर्जी हो जाती है ना, श्वसनियों में जो एलर्जी हो जाती है वो अस्थमा है, जिसमें श्वास छोड़ने में दिक्कत आती है। उच्च श्वास जो अपन बोलते हैं, वायु छोड़ना क्या बताया था अपन ने, उच्च श्वास। तो उच्च श्वास के दौरान खांसी आना, ये इसमें होता है अस्थमा के अंदर। श्वसनियों में सूजन या क्या बोलते हैं, श्वसनियों में स्पांजे हो जाता है, सिकुड़न हो जाती है, वो एलर्जी हुई। तो उच्च श्वास के दौरान खांसी आना। और अस्थमा अटैक का जो सिम्टम बोला जाता है, अस्थमा अटैक का लक्षण है श्वास छोड़ते समय, वही उच्च श्वसन हो गया, श्वास छोड़ते समय सीटी की आवाज। तो अपन जब श्वास छोड़ रहे हैं, वायु छोड़ रहे हैं, तो उसमें सीटी बजने की आवाज आती है, यह अस्थमा अटैक का लक्षण होता है। तो एक बताया मैंने एम्फाइसेमा वातस्फीति, लगातार धूम्रपान में रहने से फेफड़ों में जो सूजन हो जाती है। दूसरा ब्रोंकाइटिस, धूम्रपान और वायु प्रदूषण के कारण श्वसनियों में शोथ हो जाती है। अस्थमा मैंने बताया विदेशज कणों से श्वसनियों में एलर्जी का लक्षण जो आता है। एक बोला जाता है साइनोप्सिस, साइनोप्सिस जो बोलते हैं वो है भाई विऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने से त्वचा का नीला रंग होना। और ये घातक साबित हो सकता है भाई। विऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन का संयोग नहीं हो पा रहा, ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन लेवल डाउन पड़ता है, हाइपोक्सिया की स्थिति होती है। शारीरिक ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी, जिसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपो शब्द आता है कमी के लिए, हाइपोक्सिया, ऑक्सिया ऑक्सीजन आ गई। और ऐसी स्थिति में लक्षण क्या जाता है, त्वचा का नीला रंग होना। अगर ऐसा लक्षण नजर आए तो हमें तुरंत हॉस्पिटलाइज होकर ऑक्सीजन लेवल को सुधारना चाहिए। तो विऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने से त्वचा का रंग नीला होना, ये भी इसी में श्वसन संबंधी रोग में आ जाता है। एक देखो इसी में व्यावसायिक फुफ्फुस रोग बता रहा हूं मैं, व्यावसायिक फुफ्फुस रोग। फुफ्फुस अपन बोलते हैं भी फेफड़ों को, लेकिन ये रोग वो हैं जो
काम करते हुए फेफड़ों के जो रोग हो गए, इसलिए व्यावसायिक शब्द जोड़ा गया है। देखो खान में जो श्रमिक काम करते हैं ना, खनिज जहाँ निकाला जाता है खानों में, वहाँ श्वास के साथ में बहुत सारे कण जो जा रहे हैं फेफड़ों के अंदर, तो उनसे जो रोग हो जाता है वो नाम इसलिए क्या जोड़ दिया जाता है, व्यावसायिक फुफ्फुस रोग। इसमें दो देखो मैं बता रहा हूं आपको, अखबार में भी बार बार इनके बारे में आता रहता है। एक तो सिलिकोसिस, एक शब्द आता है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस ये तो है फेफड़ों में सिलिका कणों का जमाव। अपने देखो डूंगरपुर इधर खान जो है ज़्यादा, वहाँ पर ये ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, फेफड़ों में सिलिका कणों का जमाव। तो राजस्थान में तो ये खास तौर से हैं दोनों, ध्यान रखना ये। और ये है फेफड़ों में एस्बेस्टोस कणों का जमाव। तो ये जो बारीक कण होते हैं बिल्कुल, जो वायु के साथ फेफड़ों में अपने जाते हैं, सिलिका रेत के कण बोलते हैं, एस्बेस्टोस कण जो हैं, ये फेफड़ों में जाकर इनके जमाव से वायु कूपिकाएं कठोर हो जाती हैं और फेफड़ों की संकुचन फैलाव की क्षमता कम हो जाती है, सिकुड़ जाते हैं फेफड़े बिल्कुल सिकुड़ कर। जैसे अपन इसको सीधा उदाहरण लें, ऐसे ही वायु प्रदूषण उसका आप धूम्रपान का देख लो, फेफड़े बताया अपन ने स्पंज नुमा, और स्पंज वो है जिसमें दाब लगाते तो सिकुड़ जाए, दाब हटाते ही फैल जाए। अब अपन जैसे घर पे सोफे लेके आते हैं, वो भी स्पंज ही है उसके अंदर। जब अपन नए नए आते हैं तो उस पर पढ़ रहे हैं, उस के बड़ा मजा आ रहा है, भाई गद्दे शानदार है। तो अगर अपन उनकी ढंग से केयर नहीं करते हैं तो 2-1 साल बाद में वो बिल्कुल फुस हो जाते हैं। कारण धीरे धीरे धूल के कण, रेत के कण उनमें जमा होते चले गए, तो उनमें जो उनकी जो क्षमता थी वो कम हो गई। अब फेफड़ों में बताओ ऐसे ही कार्बन जमेगा, सिलिका कण, ये जो भी हैं प्रदूषक कण, ये सब जमा होंगे तो फेफड़ों की क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो स्थिति रहती है। तो धूम्रपान से बचें जितना हो सके, ये दूर रहेगा तो फेफड़ों की क्षमता लंबी रहेगी, हमारी शारीरिक क्षमता भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि फेफड़ों की क्षमता जब ज़्यादा होगी तभी ऑक्सीजन लेवल बॉडी में प्रॉपर रहेगा, तभी हमारी फिजिकल एक्टिविटी का टाइम भी ज़्यादा रहेगा, ये रहता है। तो तीसरा तंत्र अपन ने पढ़ा है श्वसन तंत्र। पहला पढ़ा है मैंने पाचन, दूसरा पढ़ा है मैंने परिसंचरण, और तीसरा पढ़ा है मैंने श्वसन तंत्र। एक इसमें एक पॉइंट और मैं जोड़ रहा हूं, श्वसन निरोधक पदार्थ। तो श्वसन निरोधक पदार्थ किनको बोला जाता है, ऐसे पदार्थ जो हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन का संयोग नहीं होने देते। अब हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन का संयोग नहीं होगा तो डेफिनेटली कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, श्वसन क्रिया बाधित होगी। हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन का संयोग रोकने वाले पदार्थ, रोकने वाले पदार्थ। और इन पदार्थों में एग्जाम्पल की अगर बात करें अपन, तो पहला एग्जाम्पल जैसे मैं लिख रहा हूँ साइनाइड, सबने सुना होगा, पॉइजन बोलते हैं अपन। ऐसे एक आता है एजाइड, साइनाइड, एजाइड, और एक बता रहा हूँ मैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो श्वसन निरोधक कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। जो अपन मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि बंद कमरे में अंगीठी जलाने से कोयले का यानी कार्बन का अपूर्ण दहन होगा, अपूर्ण दहन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। और हीमोग्लोबिन से सर्वाधिक बंधुता वाली गैस बताई थी अपन ने कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना तेजी से हीमोग्लोबिन से जुड़ती है वो। तो हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन का संयोग रुकेगा तो ये भी श्वसन निरोधक होगा, ये पदार्थ इसके अंदर काउंट होंगे। अब एक जो मैंने बताया था कि रुधिर के द्वारा गैसों का परिवहन हो रहा है O2 और CO2, ये चीज जो अपन ने बताई। इसमें देखो एक चीज ध्यान रखनी है, अपने गैसों का जो परिवहन है ना, गैसों का परिवहन, अब इसमें मेन दो ही है O2 और CO2। O2 का परिवहन अगर अपन बात करें 97% हीमोग्लोबिन द्वारा, और इसलिए अपन मेन काम इसका ये पढ़ते हैं कि हीमोग्लोबिन किसका संवहन कर रहा है, O2 का परिवहन कर रहा है, प्लस 3% प्लाज्मा द्वारा गुलित रूप में।
रुधिर प्लाज्मा द्वारा गुलित रूप में। ये तो 97% ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा है हीमोग्लोबिन द्वारा, 3% प्लाज्मा द्वारा गुलित रूप में हो रहा है। और CO2 का परिवहन की बात करें, दूसरी गैस ये बची CO2 का परिवहन, इसमें 7% तो बताएंगे प्लाज्मा द्वारा गुलित रूप में, प्लाज्मा द्वारा गुलित रूप में, और 7% जो अपन ने बताया, 70% बताया जाता है वही प्लाज्मा द्वारा बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, ये भी प्लाज्मा के द्वारा ही हो रहा है। और 20 से 25% बताया जाता है हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। तो पहली चीज तो ये कि ये नहीं कहोगे कि हीमोग्लोबिन CO2 का परिवहन नहीं करता, मैन वो O2 का परिवहन कर रहा है, लेकिन हीमोग्लोबिन CO2 का परिवहन भी कर रहा है, ये ध्यान रखना। तो CO2 मेनली प्लाज्मा द्वारा प्रवाहित होती है, सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, ये ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मेनली प्रवाहित हो रही है हीमोग्लोबिन के द्वारा। एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन अणु लेकर जाता है हीमोग्लोबिन द्वारा, मैं यहाँ एक इंडिकेट कर रहा हूं, ये स्थिति आती है। हीमोग्लोबिन का एक अणु 4 ऑक्सीजन अणु को लेकर जाता है। तो ये जो मैंने दिखाया आपके, ये जो बताया मैंने कि किस तरह से परिवहन हो रहा है गैसों का, तो O2 और CO2 का परिवहन, O2 का मेनली परिवहन किसके रूप में होता है भाई, 97% हीमोग्लोबिन द्वारा, 3% प्लाज्मा द्वारा गुलित रूप में, और CO2 का परिवहन 7% प्लाज्मा द्वारा गुलित रूप में, 70% बाइकार्बोनेट आयन सबसे ज्यादा इसी रूप में हो रहा है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में 20 से 25%, इस प्रकार से परिवहन हो रहा है। तो अब जो अपन ने डिस्कस कर लिया श्वसन तंत्र को, फेफड़ों की क्रियाविधि और एनर्जी का प्रोडक्शन, आगे जो शुरू करेंगे अपन वो है उत्सर्जन तंत्र। इसके बाद में जो अगला लेंगे अपन वो है उत्सर्जन तंत्र। और उत्सर्जन तंत्र शुरू करने से पहले ध्यान दो, इधर श्वसन तंत्र के बाद में अपन जो शुरू कर रहे हैं उत्सर्जन तंत्र। और उत्सर्जन तंत्र में देखो, उत्सर्जन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, उत्सर्जन का शाब्दिक अर्थ है हमारे शरीर से अपशिष्ट को बाहर त्यागना, शरीर से अपशिष्ट को बाहर त्यागना वो उत्सर्जन क्रिया है। अब शरीर से अपशिष्ट जो है वो क्या है, वो किस तरह से अपन बाहर त्यागते हैं, इसमें देखो अपन ने अपने शरीर में कार्बनिक पदार्थ जो है तीनों, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, 3 कार्बनिक पदार्थ अपन ने लिए जो श्वसन आधार भी है तीनों, यानी इन्हीं से अपने को एनर्जी मिलती है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है। तो ये जो अपन डायग्राम शुरू करेंगे उससे पहले एक बार उत्सर्जन तंत्र में, यानी इसी उत्सर्जन तंत्र को शुरू करने से पहले जो अपन अगला चैप्टर लेना चाह रहे हैं उत्सर्जन तंत्र, उससे पहले मैं आपको अभी जो तीनों तंत्र डिस्कस किए उसको एक बार शॉर्ट में जोड़ रहा हूं। सबसे पहले अपन ने लिए भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और फिर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। और इनको लेने के बाद में सबसे पहले अपन ने किया पाचन, इन तीनों का अपन ने क्या किया भाई, पाचन, जिसको अपन ने बताया था जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना। कार्बोहाइड्रेट के पाचन से मेन प्राप्त हुआ अपने को ग्लूकोज,
वसा के पाचन से मैन प्राप्त हुआ वसीय अम्ल, और प्रोटीन के पाचन से मैन प्राप्त हुआ एमिनो अम्ल। ये तो अपन ने पढ़ा था पहला पाचन तंत्र। अब इनको आहार नाल से, ये काम तो आहार नाल में, इसके बाद में यहाँ से रुधिर जो लेके जा रहा है, रुधिर इसको यहाँ से लेकर जा रहा है रुधिर द्वारा। अब बताओ रुधिर द्वारा इनको ले जाया जा रहा है, तो रुधिर का मतलब कौन सा तंत्र हुआ? परिसंचरण। रुधिर द्वारा परिसंचरण। और ग्लूकोज जाता है सीधा कोशिकाओं में, क्योंकि एनर्जी का प्राइमरी सोर्स यही है। कौन? ग्लूकोज। कोशिकाओं में ऊर्जा का सोर्स। ये दोनों एनर्जी के प्राइमरी सोर्स नहीं है, ये दोनों ले जाए जाते हैं लीवर में, यकृत में। इन दोनों को पहुंचाया जाता है लीवर में। अब कोशिकाओं में जो ग्लूकोज गया, वहां इससे अपन ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करेंगे, इसे बोलते हैं अपन श्वसन। और श्वसन का मतलब है एनर्जी का प्रोडक्शन, उससे मिली अपने को ऊर्जा, ठीक है। साथ में अपशिष्ट, और ऊर्जा के साथ में अपशिष्ट जो बना वो यहां पर बना CO2। कोशिकाओं में ऊर्जा के साथ में जो अपशिष्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है अभी? CO2 बन रहा है। कोशिकाओं में CO2 अपशिष्ट बन रही है। लीवर में जो ये दोनों जाते हैं वहां होता है इनका मेटाबॉलिज्म, उपापचय। उपचय प्लस अपचय, उपापचय, मेटाबॉलिज्म। किसी पदार्थ को सरल रूप में तोड़कर नए पदार्थ का निर्माण, उसको बोलते हैं अपन मेटाबॉलिज्म। लीवर में ये दोनों गए वसीय अम्ल, एमिनो अम्ल, और यहां से वसीय अम्ल से बनता है कोलेस्ट्रॉल। वसा के उपापचय से क्या बनता है लीवर में? कोलेस्ट्रॉल। साथ में अपशिष्ट बनती है CO2। यहां वापस से प्रोटीन बनना, और साथ में बनती है CO2, अमोनिया। अब समझना इसे। पहला प्रोसेस मैंने बताया कि इन पदार्थों को लेकर अपन ने ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद में रुधिर द्वारा इनको ले जाया गया, ग्लूकोज को सीधा कोशिकाओं में, श्वसन से ऊर्जा बनी और अपशिष्ट। ये तीसरा प्रोसेस जो अपन ने पढ़ा था। ये दोनों जाते हैं लीवर में, वहां होता है मेटाबॉलिज्म। वसीय अम्ल या वसा के उपापचय से कोलेस्ट्रॉल, और एमिनो अम्ल के उपापचय से प्रोटीन का वापस निर्माण। अपशिष्ट ये बन गए। तो अपशिष्ट जो बने अपने पास में वो ये बन गए, क्या क्या? CO2 अमोनिया। ये जो अपशिष्ट हैं इनको अपन बॉडी से बाहर निकालेंगे, उसी को अपन उत्सर्जन कहते हैं, जो अपन अगली स्टेप पढ़ेंगे। अब देखो ये जो CO2 है ना, ये तो रुधिर के द्वारा इस CO2 को ले जाया जाएगा फेफड़ों। तो CO2 का फेफड़ों से उत्सर्जन, CO2 का फेफड़ों से उत्सर्जन, श्वास क्रिया में बाहर निकाल दिया अपन ने। और ये जो दोनों हैं जो लीवर के अंदर हैं, एक तो CO2 और एक अमोनिया, ये जो दोनों हैं, इन दोनों को, अब CO2 तो देखो ऐसे ही, वो रुधिर तो लीवर से भी आता है ना, उस तरह से भी। मेन चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो यही है कि अमोनिया जो लीवर में बन रही है, अमोनिया को अपन बॉडी से बाहर कैसे निकालेंगे? CO2 तो श्वास क्रिया में भी अपन निकालेंगे, और अमोनिया को कोई जंतु शरीर से बाहर कैसे निकालता है, इसी पे आधारित है उसका उत्सर्जन तंत्र। अमोनिया गैस की बारे में बता रहा हूं। अमोनिया हाईली वाटर सोल्यूबल गैस है, जल में अत्यधिक घुलनशील है। और अमोनिया को अगर जंतु द्वारा अमोनिया को अमोनिया के रूप में बाहर त्यागना है, तो उसे जल की हानि, उसकी बॉडी से जल की हानि ज्यादा होगी। क्या समझे? अमोनिया हाईली वाटर सोल्यूबल है, अगर जंतु अमोनिया को अमोनिया के रूप में बाहर त्यागेगा तो उसकी बॉडी से वाटर लॉस ज्यादा होगा। अब हमने क्या किया, लीवर के अंदर CO2 और अमोनिया, इन दोनों की क्रिया कराई। कहां पर? लीवर में। जहां बने ना,
लीवर में ही इन दोनों की क्रिया से, CO2 और अमोनिया की क्रिया से, जो कि दोनों अपशिष्ट हैं, लीवर में इन दोनों से बना लिया यूरिया निर्माण। अब ऐसा अपन ने क्यों किया? क्योंकि यूरिया वही नाइट्रोजनी अपशिष्ट हो गया, अमोनिया CO2 दोनों जुड़ गई। पहला फायदा तो ये हो गया कि इसमें यूरिया बनने से अमोनिया और CO2 लीवर में जो दोनों अपशिष्ट हैं, दोनों के दोनों साथ में आ गए, दोनों का अवशोषण हो जाएगा यूरिया के रूप में। दूसरा, यूरिया को अपन जब त्यागेंगे तो बॉडी से वाटर लॉस अमोनिया के कंपैरिजन में कम होगा। तो अमोनिया को यूरिया में अपन ने कन्वर्ट क्यों किया? ताकि अपनी बॉडी से वाटर लॉस क्या हो, कम हो। और अब ये यूरिया जो है, ये यूरिया ब्लड के द्वारा, बताओ, इसको अपन लेके जाएंगे किडनी में, और किडनी में ब्लड होगा फिल्टर। वापस से आ गया, ध्यान रखना, मैंने बताया था अगर पूछेगा ब्लड प्योरिफिकेशन, ब्लड का शुद्धिकरण, तो बताओगे फेफड़ों में O2 को लेना, CO2 को छोड़ना। और ब्लड फिल्ट्रेशन पूछेगा तो किडनी में। ब्लड फिल्ट्रेशन हुआ और वो बन गया यूरिन निर्माण। तो हमारा जो यूरिन है वो अपशिष्ट है, यूरिन में हम अमोनिया को यूरिया के रूप में त्याग रहे हैं, और इस यूरिन का, ये जो यूरिन निर्माण हुआ, इसका अपन करते हैं उत्सर्जन। तो अभी जो हमें पढ़ना है ना, देखो ये तो अपन ने सारा पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये खाद्य पदार्थ, इनका पाचन किया। पाचन के बाद में जो सरल पदार्थ बने उनको रुधिर द्वारा लेकर गए कोशिका, ग्लूकोज कोशिका में गया, श्वसन से ऊर्जा बनी, अपशिष्ट CO2 बनी, फेफड़ों से उत्सर्जन। लीवर में वसे अम्ल, एमिनोमल गए, वहां उपापचय हुआ, अपशिष्ट बने CO2 और अमोनिया। वसा के उपापचय से तो अपशिष्ट वही CO2 बन रही है, प्रोटीन के उपापचय से अमोनिया का उत्सर्जन हम किस प्रकार से कर रहे हैं, या कोई भी जंतु अमोनिया का उत्सर्जन किस प्रकार से कर रहा है, उसी पे उसका उत्सर्जन तंत्र डिपेंड है। CO2 और अमोनिया की क्रिया से लीवर में हमने यूरिया बनाया, यूरिया को ब्लड के द्वारा किडनी में लेके गए, वहां फिल्टर हुआ, यूरिन बना, उसका करते हैं अपन उत्सर्जन। तो हमें अभी ये पढ़ना है, वो ये पढ़ना है यूरिया का निर्माण और किस प्रकार से हम इसको फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो बताओ हमारी बॉडी में सारे काम कैसे हो रहे हैं? अरे सिस्टम से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो अभी अपन ने पाचन, परिसंचरण, श्वसन, और अब सिस्टम से अपन क्या पढ़ेंगे? उत्सर्जन। तो हमें पढ़ाई भी कैसी करनी चाहिए? सिस्टम से करनी चाहिए। तो उत्सर्जन, इसको डिस्कस करेंगे अपन अगली क्लास में।